डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन में पुलिस को पावर है कि वो किसी धारा में एफआईआर दर्ज कर ले। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या उस अपराध की वो विवेचना कर सकती है। विवेचना के उपरांत क्या आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। साथियों, एक मामला इसी तरीके का इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इस तरीके के सवाल अक्सर कई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा पूछे भी जाते हैं। उस मामले में ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की एक धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि विवेचना के उपरांत आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया गया। और कमाल तो तब हो गया जब उस आरोप पत्र में मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा संज्ञान भी ले लिया गया। अभी 12 अगस्त को एक जजमेंट हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना सिर्फ संबंधित पुलिस अधिकारियों बल्कि मजिस्ट्रेट महोदय की भी जबरदस्त क्लास ली है। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। साथ ही उससे पहले कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट जो केस गया उसके फैक्ट को देखें, हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में बातचीत करें, सबसे पहले मैं 2-3 धाराओं के बारे में बताना चाहता हूं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपको पता है 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित हुआ। सेक्शन 2 है जो, उस सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन से दी गई है। कौन दाखिल कर सकता है, एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा, इस संबंध में मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाए हैं। अगर आप डिटेल में वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। आज हम सिर्फ एक डेफिनेशन का उल्लेख करेंगे, प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो सेक्शन 2O के तहत दी गई है। सेक्शन 2O में प्रोटेक्शन ऑर्डर की डेफिनेशन दी गई है और यह कहा गया है प्रोटेक्शन ऑर्डर मींस एन ऑर्डर मेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 18। ऐसा आदेश जो धारा 18 के तहत दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जो धारा 18 है उसमें डिटेल में बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पे आपने देख लिया कि धारा 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर की डिटेल दी गई है, किस तरीके के ऑर्डर्स होंगे जो प्रोटेक्शन ऑर्डर कहलाए जाएंगे। इस संबंध में हम पहले भी कई वीडियोज में बातचीत कर चुके हैं। बाकी धारा 12 से 23 तक के डिफरेंट रिलीफ दिए गए हैं। धारा 12 में आपको पता है कि कंप्लेन दाखिल होती है। धारा 19 है उसमें रेजिडेंस ऑर्डर है, और जो 20 है उसमें मॉनेटरी रिलीफ जो हम मेंटेनेंस मांगते हैं। इसी के साथ जो 21 है उसमें कस्टडी ऑर्डर है किसी बच्चे का। 22 में कंपनसेशन ऑर्डर है, और जो धारा 23 है उसमें कोर्ट को पावर होता है कि इंटरिम ऑर्डर कर सके। अब इंटरिम ऑर्डर कौन सी करती है कोर्ट? यही जो 18 से 22 तक की रिलीफ दी हुई है, अलग अलग रिलीफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, उन सारी रिलीफ के संबंध में कोर्ट इंटरिम ऑर्डर भी कर सकती है। कई जजमेंट्स में बात कही गई है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आपने यहां पर ये देख लिया कि प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है। अब मैं एक धारा के बारे में और आपको बताना चाहूंगा, धारा 31 और धारा 32। 31 में दिया गया है पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगर किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर या इंटरिम ऑर्डर को ब्रीच हुआ है तो वो पेनाल्टी देनी पड़ेगी, पेनाल्टी होगी। और ये जो पेनाल्टी होगी ये कॉग्निजेंस ऑफेंस होगा, यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर का जो ब्रीच होगा वो कॉग्निजेंस ऑफेंस होगा, जो सेक्शन 32 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिया गया है। और यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा जिसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है, अपराध के रूप में इसका विचारण कर सकता है। तो जो 2 अहम चीजें थी वो आपने जान लिया कि प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है, किस धारा के तहत जो ऑर्डर होते हैं वो प्रोटेक्शन ऑर्डर होते हैं, और अपराध, संज्ञेय अपराध इस धारा के तहत कौन सा होता है, यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच संज्ञेय अपराध होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा, इस मामले के क्या फैक्ट थे और इसमें हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का मामला था। डिस्ट्रिक्ट रामपुर के स्वार पुलिस स्टेशन में सेक्शन 31 के तहत एक एफआईआर दर्ज होती है। इसलिए मैंने आपको पहले सेक्शन 31 बताया। 31 क्या है? ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर के ब्रीच पर पेनाल्टी। तो 31 के तहत एक एफआईआर थाने में दर्ज हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करती है, मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा उसमें कॉग्निजेंस भी ले लिया जाता है। इसके बाद जो आरोपी लोग थे, जाहिर है वाइफ ने दर्ज कराया होगा ससुराल वालों के खिलाफ,
तो जो आरोपी पक्ष के लोग थे वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ये जो 482 दाखिल की जाती है 35994/2024 सत्तार अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो यह चैलेंज की जाती है एफआईआर। अब इसमें न्यायालय के समक्ष जो मुख्य सवाल था कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई पीड़िता अगर प्रार्थना पत्र लेके उसमें आती है पुलिस स्टेशन में, तो क्या पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऐसी कोई धारा है जो पुलिस को यह पावर देती हो कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी अपराध में एफआईआर दर्ज करे, फिर विवेचना करे, फिर मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस ले? क्या कहता है इस संबंध में कानून? हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा बहुत डिटेल में देखा गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की इससे संबंधित तमाम धाराओं को देखा गया और उनकी अच्छे से व्याख्या की गई। इसमें सुनवाई के समय हाई कोर्ट ने आयोग को भी वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का आदेश दिया कि विवेचक उपस्थित रहें और बताएं कि किन परिस्थितियों में चार्जशीट दाखिल की। विवेचक से एक्सप्लेनेशन कॉल किया, एसएचओ से एक्सप्लेनेशन कॉल किया और मजिस्ट्रेट महोदय से भी एक्सप्लेनेशन कॉल किया जिन्होंने की चार्जशीट पे संज्ञान लिया था। अब कमाल की बात है जो एक्सप्लेनेशन आया, विवेचक महोदय ने यह एक्सप्लेनेशन दिया कि साहब इस मामले में जब विवेचना शुरू हुई उसके कुछ ही दिन पहले मैंने ज्वाइन किया था, 1 महीने पहले, इसलिए मुझे उस समय कानून की अच्छे से जानकारी नहीं थी घरेलू हिंसा के संबंध में कि इसमें एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं, विवेचना होती है, चार्जशीट दाखिल होती है कि नहीं। यह प्रक्रियात्मक त्रुटि है और इसको माफ कर दिया जाए। इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन एसएचओ ने दिया, हालांकि एसएचओ को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई। मजिस्ट्रेट महोदय ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दिया। मजिस्ट्रेट महोदय जो समय सीजीएम रामपुर थे, मौजूदा समय पर वो जिला और सत्र न्यायाधीश हैं गाजियाबाद में, उनका एक्सप्लेनेशन आता है कि साहब सेक्शन 31 के तहत जो चार्जशीट दाखिल की थी पुलिस ने विवेचना के बाद, उसमें मैंने उसको 2D सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट में ट्रीट करते हुए संज्ञान लिया था, यानी पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट में ट्रीट कर लिया, फिर उसमें कॉग्निजेंस ले लिया। यह एक्सप्लेनेशन आता है मजिस्ट्रेट महोदय का जो अब जिला जज थे। अब दोस्तों, पुलिस के मजिस्ट्रेट के इन सारे एक्सप्लेनेशन को भी कोर्ट गंभीरता से देखती है और कानून को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट महोदय ने जो ये एक्सप्लेनेशन दिया है ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है। 2D के रूप में आप पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते, ट्रीट करके संज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कोई पुलिस रिपोर्ट ही नहीं दाखिल की जा सकती। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करे जब तक कि किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच नहीं होता है। हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कही, प्रोटेक्शन ऑर्डर का जब ब्रीच होगा तभी एफआईआर दर्ज होगी। अब इससे पहले तक ये था, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सेक्शन 18 के तहत जो आदेश होता है वही प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है। इस संबंध में पहले कई जजमेंट भी आए हैं, लेकिन यहां पे एक लाइन ऐसी आ गई हाईकोर्ट के जजमेंट में जिसने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 12 से 23 तक जो अलग अलग रिलीफ हैं, 12 में कंप्लेंट फाइल हुई, इसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अलग अलग रिलीफ हैं। ये सिविल मैकेनिज्म की तरह चलता है और जब तक कि ऐसे ऑर्डर का ब्रीच ना हो, अब ऐसा ऑर्डर किसको समझा जाए, 12 से 23 के बीच में जो होगा, यानी कि कोई भी जो रिलीफ है घरेलू हिंसा के तहत, हर रिलीफ प्रोटेक्शन ऑर्डर माना जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का, तो उसके अनुसार तो यही है कि किसी भी धारा के तहत जो रिलीफ क्लेम की जाती है, अगर कोई ऑर्डर होता है तो वो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर मान लिया जाएगा और ये फाइनल भी हो सकता है और इंटरिम भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑर्डर में कहा गया है कि ब्रीच ऑफ एनी प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो अगर इंटरिम कोई रिलीफ दी गई है तो इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर भी कंसीडर की जा सकती है। दोस्तों, हो सकता है आगे चल के इस बारे में और स्पष्ट रूप से कोई फैसला आए। दोस्तों, तो साथियों, इस तरीके से हाई कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई भी विक्टिम थाने जाती है, एप्लीकेशन देती है, तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जब न्यायालय में कोई कंप्लेंट फाइल हुई है, न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया है और वह प्रोटेक्शन ऑर्डर है और प्रोटेक्शन ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की गई, उसको ब्रीच किया गया, तभी सेक्शन 31 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है और 32 के तहत मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है। दोस्तों, तो यह थी दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल में यदि नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।